बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज करने लगे हैं विच इज चैप्टर नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की कहानी समझते हैं पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर लॉ को बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। हुआ क्या कि कुछ कंपनीज हैं, अज्यूम करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ठट्टा सीमेंट। सही है। ठट्टा सीमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। ठट्टा सीमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो जब ठट्टा सीमेंट ने ये बात डिक्लेयर की, ये बात अनाउंस की कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, तो एक तो बात हुई कि उन्होंने बोल दिया कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को लेट से हर बंदे को 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे रहे होंगे, और उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो लॉ को इस बात पे बड़ा गुस्सा है कि यार आपने बोल दिया लेकिन पैसे नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पैसे खा गए, इसका मतलब ये कि आपने उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचाए। और क्या हो सकता है सर? जरा सोचिएगा, लॉ को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमें लॉ याद रहे। सर और क्या मसला हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हुआ ये कि ठट्टा सीमेंट के शेयर होल्डर्स को हमने 10 रुपए देने का वादा तो किया, लेकिन पैसे दिए नहीं। हो सकता है कि हमने पैसे तो दिए हों, लेकिन उस शेयर होल्डर को ना दिए हों, बल्कि किसी अपने जानने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और सबको बता दिया हाँ भाई हमने तो अपने शेयर होल्डर को 10 रुपए पर शेयर दिए। और हर बंदा सोच रहा है कि यार शायद सिर्फ मुझे नहीं मिले, बाकी सबको मिल गए होंगे। तो लॉ को इस बात पे बड़ा गुस्सा है कि यार ऐसा नहीं करो अपने शेयर होल्डर के साथ यार। फिर लॉ को परेशानी हुई किसी बात पे कि आप डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, लेकिन सवाल ये उठा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वो डिविडेंड कंपनी के एसेट्स बेच बेच कर ही बांट दो। आप वो डिविडेंड कंपनी के एसेट्स बेच बेच कर ही बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, अब डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपकी कंपनी, जरूरी नहीं है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाए 100 रुपए का, तो डिविडेंड ये कहता है कि आप क्या करो, 100 रुपए में से कुछ पैसे इनके शेयर होल्डर को दो, ताकि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए उनको उसके बदले कुछ रिटर्न मिले। तो अगर आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो तो भाई कुछ पैसे बांट दो, सपोज करते हैं 40 रुपए। लेकिन सोचिए अगर, कि अगर एक कंपनी 100 रुपए कमा रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 110 रुपए, तो इस 110 रुपए को आप क्या कहेंगे? ये जो एक्सेस 10 रुपए ये कहाँ से आए? सर ये कंपनी के पुराने किसी प्रॉफिट का हिस्सा है, या कंपनी ने कोई एसेट बेच कर यह हिस्सा वापस कर दिया, या कंपनी ने कहीं से लोन लेकर डिविडेंड दे दिया। तो अब मुझे एक बात समझाएं कि अगर कंपनी डिविडेंड देने के लिए ऐसी हरकतें करना शुरू कर दे, तो लॉ को इस बात पर भी बड़ा गुस्सा आया कि आप ऐसा ना करें कि अगर बिजनेस के पास 1,000 रुपए के एसेट्स पड़े हुए हैं, तो आप मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए वो 1,000 रुपए के एसेट्स को बेचें। उन 1,000 रुपए के एसेट्स को बेचकर आप उन पैसों से क्या कर दें? डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। इसीलिए लॉ को यहाँ पर बोलने की जरूरत पड़ी। तो अब लॉ ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या बातें की डिविडेंड के ऊपर, इस बात को पहले समझते हैं। लॉ ने दो जगह पर डिविडेंड के ऊपर बात करी मेनली। तो लॉ ने बात करी कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर लॉ ने डिविडेंड के ऊपर आपको कुछ बातें बता दी, कुछ गाइडेंस दे दी। फिर उसके बाद उनको कुछ और बातें याद आई, जो उनको लगा कि हमें और बातें आपको बतानी चाहिए। तो फिर उन्होंने आपको एक और रेगुलेशन अलग से प्रोवाइड कर दिया विच इज कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशंस 2017। इन दो जगहों पर लॉ ने स्पेसिफिकली डिविडेंड के हवाले से बात की। अब डिविडेंड के हवाले से क्या क्या बातें हो सकती हैं, पहले मैं आपके सामने एक समराइज स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि हम क्या क्या बातें पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैं आपके सामने एक एक लीगल प्रोविजन एक साथ पढ़ रहा हूँ। ठीक है।
तो अब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी बात कंपनी लॉ के किस सेक्शन में लिखी है, हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बात कंपनीज डिविडेंड रेगुलेशन के किस रेगुलेशन में लिखी है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लॉ क्या कहता है। फिलहाल कैफ लेवल पर आपसे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सेक्शन पता हो, आपको ये पता हो कि वो बात यहाँ से है, वो बात यहाँ से है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है डिविडेंड के ऊपर, लेकिन क्या आपको स्पेसिफिक पूरे पूरे लॉज पता होने चाहिए अलॉन्ग विद रेफरेंसेस? बिल्कुल भी नहीं। आपको ओवरऑल लीगल प्रोविजन पता होना चाहिए कि डिविडेंड के हवाले से क्या क्या बातें हो रही हैं। तो आइए उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले तो सवाल होगा डिविडेंड का कि सर डिविडेंड क्या है। तो आप ये समझेंगे सबसे पहले डिविडेंड क्या है। सर डिविडेंड वो हिस्सा है जो हम अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। किस चीज के बदले? उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, फिर उन्होंने एक पूरे साल के लिए रिस्क बेयर किया, हमने उनके रिस्क के ऊपर प्रॉफिट कमाया, लेट से 100 रुपए का, और फिर उनको कुछ डिविडेंड बांट दिया। दिस इज नोन एज डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को उनकी कंपनी के प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा देना इज नोन एज डिविडेंड। क्या ये डिविडेंड देना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड लाजमी देगी, कोई वादा नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जब उनको लगे अपनी हैसियत देखकर कि मुझे डिविडेंड देना चाहिए, तो कंपनीज डिविडेंड बांट देंगी। अगर उनको लगे कि नहीं, हमें डिविडेंड अभी नहीं दे सकते या जरूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए देना, कैश फ्लोज के मसले हैं, तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती। उनको पूरी इजाजत है, कोई उनसे नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आपसे यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आपको लाजमी डिविडेंड देना है। कानून ने आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाई है कि अगर डिविडेंड नहीं दिया तो मैं आप पे पेनल्टी लगा दूंगी, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो ये तो बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंस है। बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर आपने अपने शेयर होल्डर से वादा कर लिया ना कि हम आज आपको 10 रुपए का डिविडेंड देंगे, तो बस उस वादे को पूरा करना है आपने। उस वादे को पूरा करने के लिए आपको ये लीगल प्रोविजंस पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है। फिर इसके बाद आपको लॉ में गाइडेंस दी गई है कि सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से मुराद क्या है? सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से मुराद ये है कि मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि मैं ठट्टा सीमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमने ये डिसाइड किया है कि हम आप लोगों को 10 रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं। तो आपको लॉ में बताया गया है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कितने अमाउंट से कर सकते हैं, हम ये बात यहाँ पर सीख रहे होंगे। कितने अमाउंट से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से अमाउंट्स हैं जिनमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कंपनी के पास 1,000 रुपए की पीपी पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और कंपनी ने कहा यार इसको बेचो, और इसके बदले का जो कैश आएगा ना, उसके बदले हम लोग क्या कर देंगे, डिविडेंड पे कर देंगे, उससे हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। तो आपको लॉ ने बताई हैं कुछ चीजें कि देखो इन इन चीजों में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पढ़ने के बाद आप ये पढ़ेंगे कि आपने डिविडेंड किस किस फॉर्म में दे सकते हैं। डिविडेंड हम लोग किस किस फॉर्म में दे सकते हैं। सर एक तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड मैं कैश में दे दूं। मैंने शेयर होल्डर्स को बोला यार एक काम करना, सुबह आना मेरे ऑफिस और मुझसे कैश ले जाना। सुबह आना मेरे ऑफिस, मुझसे कैश लेकर चले जाना। शेयर होल्डर ने बोला यार मैं रहता हूँ लाहौर में और आपकी कंपनी है कराची में, मेरा डिविडेंड बनता है 10,000 रुपए का, मैं लाहौर से कराची का रिटर्न टिकट कराऊंगा, 50,000 रुपए का पड़ जाएगा मुझे, तो मैं पागल हूँ जो मैं डिविडेंड लेने आऊंगा, भाई अपने पास ही रख लो। तो फिर शेयर होल्डर ने कहा अच्छा परेशान नहीं हो, गुस्सा नहीं करो, तुम क्या करना, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना, हम तुम्हें बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बैंक वाला काम भी कैश में ही शुमार होगा। अल्टीमेटली कैश का मतलब जरूरी नहीं है हार्ड कैश, कैश का मतलब है कि पैसों की फॉर्म में आपको डिविडेंड दे दिया हमने।
एक और कैटेगरी है डिविडेंड फॉर्म की, उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड इन काइंड। डिविडेंड इन काइंड। तो ये डिविडेंड इन काइंड क्या होता है? डिविडेंड इन काइंड का मतलब होता है कि आपके पास अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, कैश नहीं है। तो फिर आपने अपने शेयर होल्डर्स को कहा, यार बात सुनो, मैं एक कंपनी हूं जिसका नाम क्या है, ठट्टा सीमेंट। मेरे पास किसी और कंपनी के शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल एंग्रो के शेयर्स हैं। ये एंग्रो के शेयर्स मेरी बैलेंस शीट के अंदर एज इन्वेस्टमेंट आ रहे होंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये कुछ एंग्रो के शेयर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे पड़े हुए हैं, एक काम करो, मुझसे डिविडेंड के तौर पर ये शेयर ले लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1,000 शेयर्स हैं और मेरे पास 1,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो मैंने हर शेयर होल्डर को एक एक शेयर बांट दिया, और मेरी इन्वेस्टमेंट एंग्रो के अंदर अब क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि मैंने अपने सारे शेयर्स उठाकर अपने शेयर होल्डर को बांट दिए डिविडेंड के तौर पे। तो ऐसे डिविडेंड को क्या कहते हैं, डिविडेंड इन काइंड। अक्सर बच्चे इस चीज को मिक्स कर जाते हैं कि ठट्टा सीमेंट ने क्या किए, अपने शेयर्स इशू कर दिए। तो इस चीज को मिक्स मत कीजिएगा, अपने शेयर्स को इशू करना ये डिविडेंड में नहीं आता। बल्कि अगर आपके पास किसी और कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, अगर आपके पास किसी और कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, उन शेयर्स को डिविडेंड के तौर पर देना डिविडेंड इन काइंड में शुमार होता है। अपने शेयर्स आप एज डिविडेंड नहीं दे रहे होते, उनको डिविडेंड काइंड नहीं कहा जाता, उनको कुछ और कहा जाता है। इस चीज को आप लोग एफएआर में पढ़ेंगे बोनस के नाम से, बोनस इशू। इसके बाद हमने ये समझा डिविडेंड इन फॉर्म। डिविडेंड फॉर्म के अंदर मैंने दो बातें की, नंबर वन कैश एंड नंबर टू काइंड। डिविडेंड किस किस तरह का होता है, इसके बाद आप लोगों को ये समझना है। आपको लॉ ने ये तो बता दिया कि डिविडेंड किस किस फॉर्म में होता है, फिर आपको लॉ ने ये बताया कि अभी तक हम कहाँ कहाँ पे बात कर चुके हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करना है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आप डिविडेंड किस किस फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हैं, कैश फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप इन काइंड फॉर्म में भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के जितने भी सवाल आ रहे हैं वो मेरे पास चैट में जमा हो रहे हैं, मैं उनका एक साथ एंड में रिप्लाई करता हूँ, वरना अगर बीच बीच में सबके सवाल एड्रेस करूंगा तो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो रह जाएगी बीच में, ठीक है? क्योंकि एक समरी बनना आपके जहन में जरूरी है। तो मैंने बात करी सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है, फिर उसके बाद डिविडेंड को डिक्लेयर आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, मैंने ये समझ लिया। फिर उसके बाद आपने बात करी डिविडेंड फॉर्म के बारे में कि डिविडेंड आप किस किस फॉर्म में दे सकते हैं। डिविडेंड कैश फॉर्म में भी हो सकता है हमने कहा, और डिविडेंड इन काइंड भी हो सकता है, मतलब आप किसी और कंपनी के शेयर्स को भी डिविडेंड के तौर पर दे सकते हैं। फिर आपने अगली चीज पढ़ी, विच इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट, मतलब पेमेंट से रिलेटेड। इसके बाद आप पढ़ेंगे पेमेंट के बारे में, कि मैंने वादा कर लिया कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, या 100 रुपए नहीं दूंगा बल्कि मैं एक शेयर दूंगा एंग्रो कंपनी का। तो जो भी आपसे मैंने वादा किया है वो पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए, आप तक किस तरीके से मैंने ये शेयर्स पहुंचाने हैं, लॉ ने इसके ऊपर आपसे बात की है कि अगर वो शेयर्स देने हैं तो किस तरीके से देने हैं, अगर पेमेंट करनी है तो किस तरीके से पेमेंट करनी है। तो लॉ ने आपको ये बताया है कि पेमेंट करनी है तो किन किन मेथड से करनी है, पेमेंट करनी है तो कितने दिनों के अंदर अंदर कर देनी है, अगर आपने पेमेंट टाइम पे ना करी तो कौन जिम्मेदार होगा, किसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ये सारी बातें आपसे हम इस बारे में कर रहे होंगे।
पेमेंट के बाद आपको ये बताया गया कि देखो, आपने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, आपने पेमेंट का वादा भी कर लिया कि हम आपको 100 रुपये पे करेंगे एंड 10 दिनों में कर देंगे, 15 दिनों में कर देंगे, जो भी आपको आगे लॉ बता रहा होगा। अगली चीज आपको गाइड की गई है रिगार्डिंग बुक क्लोजर। सर ये बुक क्लोजर क्या है? बुक क्लोजर का मतलब है, बुक क्लोजर का मतलब है कि मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं अपने 1000 शेयर होल्डर्स को 10 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दे रहा हूंगा। मैंने ये चीज आपसे डिसाइड कर ली, आपसे वादा कर लिया और आपको कह दिया। लेकिन पता है हुआ क्या? हुआ ये कि वो 1000 शेयर होल्डर कौन से होंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा? 1000 शेयर होल्डर कौन से होंगे जिनको मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँगा, ये चीज मुझे नहीं पता चल रही अभी तक। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक दिन डिसाइड किया। मैंने कहा कि 26 जून 2026 की शाम 5 बजे तक जिसने भी शेयर्स खरीदने खरीद ले। सबने शेयर्स खरीद लिए, जिन जिनको शेयर होल्डर बनना था उन्होंने शेयर्स खरीदे और 5 बज गए। 5 बजे मैंने अपनी कंपनी के जो रजिस्टर है, जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स के नाम आ रहे होते हैं, मैंने उस रजिस्टर के ऊपर लगाया ताला। और मैंने कहा अब जिसके नाम इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, सिर्फ उनको डिविडेंड मिलेगा। कल अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा होगा। इस रजिस्टर को कहते हैं शेयर रजिस्टर। और यूजुअली ये काम कंपनी का एक बंदा कर रहा होता है, उसे कहते हैं शेयर रजिस्ट्रार। शेयर रजिस्ट्रार ये वाला काम कर रहा होता है। इस शेयर रजिस्ट्रार के बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ रहे होंगे कि शेयर रजिस्ट्रार कौन होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां और कौन कौन हो सकता है। तो इस शेयर रजिस्टर के अंदर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के नाम आ रहे होते हैं। और अगर एक लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर्स रोजाना ट्रेड हो रहे हैं, रोजाना उसके मालिकान बदल रहे हैं, तो ऐसे तो आप कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते कि मुझे किन 1000 लोगों को डिविडेंड देना है। तो फिर लॉ ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है? बुक क्लोजर। बुक कहते हैं उस शेयर रजिस्टर को, और क्लोजर का मतलब उसको बंद करना है किसी दिन। तो किस दिन उसे बंद करना है? हम एक डेट अनाउंस करते हैं कि भाई 26 तारीख को शाम 5 बजे तक जिस जिसका नाम उस रजिस्टर में होगा, हम सिर्फ उसको डिविडेंड देंगे, उसके अलावा किसी और बंदे को डिविडेंड नहीं दे रहे होंगे। तो आपने बुक क्लोजर कब अनाउंस करना है, कितने दिन का होना चाहिए, लिमिट क्या है? ऐसा ना हो कि आप पूरे सारी बुक क्लोजर करके रख दें। आप बोले 365 दिन बुक क्लोजर, मतलब पूरे साल कोई ट्रेडिंग नहीं होगी हमारे शेयर्स में। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर लॉ ने आपको गाइडेंस दी है कि बुक क्लोजर कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो बुक क्लोजर के लिए क्या क्या काम करेगी एडिशनल। वो सारी बातें आपको बुक क्लोजर के अंदर बताई गई हैं। और फिर इसके हवाले से इसके बाद आपको गाइड किया गया है कि अगर अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड नहीं दिया, अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड नहीं पे किया, तो उनके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लग रही होंगी। डायरेक्टर्स नॉट टू withhold, मतलब डायरेक्टर्स किसी भी सूरत में अपने शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रोक नहीं सकते। अगर किसी ने ये हरकत की तो उसके ऊपर पेनल्टीज लग रही होंगी, और कौन जिम्मेदार होगा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि कुछ जगहों पर आपको ये बताया गया है कि देखो ये कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, ये 4-5 कंडीशंस ट्रिगर हो जाए तो यहाँ पर आप भले अपने शेयर होल्डर्स का डिविडेंड विथहोल्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं। एग्जेम्पशंस का मतलब कि इन कंडीशंस में डिविडेंड विथहोल्ड करना जायज है, डिविडेंड रोकना जायज है।
आप लोगों के सामने एक पूरी समरी बन गई होगी कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें कवर करने जा रहे हैं। अब एक एक करके हम सारे लीगल प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ताकि जब हम बुक से रीड करें तो फिर हमारे सामने सारी चीजें आनी चाहिए, और जब हम बुक से रीड करने के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे तो हमें सारी बातें पता हो कौन सी बात कहाँ लिखी है। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, के डिविडेंड को डिक्लेयर कैसे करना है, क्या करना है, एंड सो ऑन। इम्प्लाइड पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है, इम्प्लाइड का मतलब होता है बताने की जरूरत नहीं है, समझा जाएगा कि ये पावर आपके पास है। डिविडेंड आर पेमेंट्स made to members by a company out of its distributable profits। distributable profits, सर डिविडेंड वो पेमेंट्स हैं जो आप अपने मेंबर्स को पे कर रहे होंगे, किस में से, अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या है, इसके बारे में लॉ ने एक पूरी डेफिनेशन बताई है। आपके लिए अच्छी बात यह कि फिलहाल आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। Unless there are specific restrictions in the company's memorandum and articles, जैसे कि association not for profit prohibits the dividend payment to its members. Every company has an implied power to use its profit to pay dividends to its shareholders. सर हर कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर है कि वो डिविडेंड पे कर सकती है, लेकिन अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के अंदर हमने पाबंदी लगा दी तो फिर उस कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना मना हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में, एनपीओ, जब आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा होगा तो वहां पर एनपीओ के बारे में पढ़ाते हुए आपको ये बात बताई गई थी कि एनपीओ के केस में डिविडेंड पे करना मना है। आप अपने शेयर होल्डर्स को, आप अपने मेंबर्स को कुछ भी पैसे नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो डिविडेंड रेगुलेशन पढ़ के आए और आप बोलें कि बस एनपीओ में भी मैं डिविडेंड बांट दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया है, उनके आर्टिकल्स स्पेसिफिकली मना करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आर्टिकल्स मना कर दें कि आपने डिविडेंड पे नहीं करना, तो फिर बस डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको बताई गई हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर, जैसे कि नॉट टू एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स। सर होगा ये कि जब डायरेक्टर्स डिविडेंड्स डिक्लेयर करने बैठेंगे तो प्रैक्टिकली बताता हूँ होता क्या है। प्रैक्टिकली ये काम फाइनल डिविडेंड खास तौर पे, बल्कि इस बात को यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं कि डिविडेंड आपके पास कितने तरह के होते हैं। डिविडेंड आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास इंटरिम और एक होता है आपके पास फाइनल। इंटरिम डिविडेंड होता है आपके पास एक, और एक होता है आपके पास फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आप दे सकते हैं अपनी सेमा एनुअल एफएस के ऊपर, मतलब 6 महीने की जो एफएस बन रही होती है। आपने 6 महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और आपने देखा कि मैंने 6 महीने में 50 रुपए कमा लिए, तो मैं बजाय इसके कि पूरे साल का एक साथ डिविडेंड दूं, मैं कुछ हिस्सा अभी बांट देता हूँ, कुछ कैश अभी दे देता हूँ, बाकी का अगर कुछ दिल करेगा तो बाद में दे दूंगा। तो मैंने 50 रुपए में से शायद 12 रुपए बांट दिए हूँ सेमा एनुअल एफएस या क्वार्टरली एफएस। हर 3 महीने की जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने उसमें 20 रुपए कमा लिए, तो मैंने उसमें से 5 रुपए बांट दिए हूँ। ऐसा भी मुमकिन है। फिर इसके बाद आपके पास आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद देखते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया और अब मुझे कितना डिविडेंड देना चाहिए। पहले मैं आपको गाइड करता चलूं फाइनल के बारे में। जब फाइनल डिविडेंड की बात होती है ना, तो डायरेक्टर्स अपना बजट देखते हुए डिसाइड करते हैं। देखिए डायरेक्टर्स अक्लमंद लोग हैं, डायरेक्टर्स पढ़े लिखे लोग हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के सारे मामला जानते हैं अच्छे तरीके से। तो डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी के हालात को देखते हुए डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेट से 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे ये बात, एजीएम के अंदर। वो जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था एनुअल जनरल मीटिंग्स, सॉरी मीटिंग्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, चैप्टर 1 में नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग के आप लोग एजीएम के अंदर ये बात डिक्लेयर करते हैं
कि हम लोग 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मीटिंग बैठी हुई है अपने शेयर होल्डर्स के सामने, आप बैठे हुए हैं। अगेन एजीएम वगैरह क्या होता है, हम वहां जाकर सीखेंगे, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझे डिविडेंड का। हमने अनाउंस किया 4 रुपए पर शेयर। अचानक से एक शेयर होल्डर उठा बीच में से और उसने बोला कि 4 रुपए नहीं, नहीं सर बहुत कम है, एक काम करें 40 रुपए दें। सर 40 रुपए पर शेयर, आपने तो लॉ आपने तो गलत बात कर दी, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से 40 रुपए का शेयर देंगे, 40 रुपए पर शेयर देंगे। एक बंदा कह रहा है 50 रुपए दे दो, कोई कह रहा है 100 रुपए दे दो, ऐसे तो सबकी फरमाइशें आने लगेंगी। तो लॉ ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी। लॉ ने कहा देखो डायरेक्टर्स अक्लमंद लोग हैं, तो डायरेक्टर से ज्यादा डिक्लेयर करने की कोशिश मत करना, बल्कि डायरेक्टर से कम डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोशिश करना। आप कह सकते हो 3.5 कर दें, आप कह सकते हो 3 कर दें, या आप ये भी कह सकते हो इनफैक्ट कि सर डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप ये पैसे री इन्वेस्ट करें और हमें फर्दर फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाकर दिखा दें। The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the board. सर कंपनी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कंपनी डिविडेंड सजेस्ट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो मेंबर्स सामने से कह सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि हमें थोड़े से ज्यादा पैसे देते हैं। नहीं, ज्यादा पैसों की फरमाइश नहीं कर सकते आप कम पैसों की फरमाइश कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, लेकिन आप ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते। इसके अलावा और क्या रिस्ट्रिक्शन है डिविडेंड के ऊपर? नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड फ्रॉम द सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ capital nature comprised in the undertaking or any of the undertaking of the company, unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling and purchasing any such property or assets, except after such profits are set off adjusted against loss arising from the sale of any such immovable property or assets of a capital nature। ये लॉ की खासियत है कि लॉ एक साथ बहुत सारी बातें कर जाता है, ताकि आप लोग बैठे हुए बेचारे कंफ्यूज ही होते रहें ये कहना क्या चाह रहा है। लॉ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? लॉ कहना चाह रहा है, देखो बात सुनो, आपने आपका काम क्या है? सीमेंट बनाना, खट्टा सीमेंट, आपका काम है सीमेंट बनाना। आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए का, तो मैं 50 रुपए का डिविडेंड बांट देता हूँ। लौने का वेरी गुड, बिल्कुल बांट दो, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना। वो क्या? ये देख लेना कि 100 रुपए किस तरीके से अर्न हुए। मैंने कहा यार, इस 100 रुपए का अगर आप ऊपर देखो तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट सीमेंट बेचकर कमाया है 10 रुपए। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है फिर मैंने कुछ सैलरीज वगैरह दी, 2 रुपए की सैलरीज दी, 2 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया। मैंने कहा वेरी गुड, अब तुम्हारे पास कितने बचे? उसने कहा 6 रुपए बचे। कह रहा है, मैंने कहा बाकी के पैसे कहाँ से आए? कह रहा है फिर वो मैंने कुछ अदर इनकम। मैंने कहा अदर इनकम कहाँ से आई? कह रहे गेन ऑन डिस्पोजल। मैंने कहा बस यही सुनना चाह रहा था मैं, कि क्या इसके अंदर कोई गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है? और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन कितना है? 94 रुपीज का। तब ये मिलाकर 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। अब मुझे एक बात बताएं, कॉन्सेप्चुअली सोच रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली इसका जवाब ये है कि गेन ऑन डिस्पोजल हर साल होगा? नहीं सर, 1 साल होगा, 2 साल होगा, फिर तीसरे साल तो बचेगा ही नहीं कुछ बेचने के लिए, बिजनेस बंद हो जाएगा एट दी एंड। तो क्या ये कहना कि 94 रुपीज हम लोग कमा रहे हैं तभी हम इसमें से डिविडेंड दे रहे हैं, ये कोई जायज बात होगी? सर ये तो धोखा देने वाली बात है। बस इसी बात पर लॉ ने कहा कि आप डिविडेंड नहीं बांट सकते अगर आपने गेन ऑन डिस्पोजल से कुछ प्रॉफिट्स वगैरह अर्न किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपका डिविडेंड देने का इतना ही इरादा है, तो आप अपने प्रॉफिट में से 94 को अलग करें और बोलें कि मेरा प्रॉफिट है सिर्फ 6 रुपए का, मैं डिविडेंड दे सकता हूँ इस 6 रुपए में से, लाइक 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए या इवन 6 रुपए, लेकिन मैं 7 रुपए का डिविडेंड नहीं दूंगा, क्योंकि फिर इसके बाद हर एक रुपया कहाँ से रिकवर हो रहा होगा? वो गेन ऑन डिस्पोजल से आ रहा होगा। और अगर हमने आपको इजाजत दे दी, जरा लॉ की थिंकिंग समझिएगा, लॉ मेकर की थिंकिंग, अगर हमने आपको ये इजाजत दे दी ना कि आप बस प्रॉफिट में से डिविडेंड दो, तो डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स को खुश करना।
ताकि कोई उनके ऊपर सवाल ना उठाए। और अक्सर केसेस में, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, डायरेक्टर्स खुद शेयर होल्डर होते हैं। तो अगर डायरेक्टर्स खुद शेयर होल्डर हैं तो उनके पास तो कितना आसान ऑप्शन है कंपनी से पैसे निकालने का। कंपनी के सारे एसेट उठाकर बेचो मार्केट में, और जो पैसे आए उनसे डिविडेंड बांट दो। बात समझ में आई? तभी यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है कि आप गेन ऑन डिस्पोजल के ऊपर होने वाले प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं देंगे। अच्छा जी। तो अगर एक बंदा है जिसका काम ही इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना है, फॉर एग्जाम्पल बहरिया टाउन। बहरिया टाउन, अब बहरिया टाउन का काम क्या है? बहरिया टाउन का काम है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज बनाना और उनको बेचना। शायद कहीं कहीं वो खरीद कर भी बेच रहे होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब अगर बहरिया टाउन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहे तो फिर वो तो डिविडेंड ही नहीं दे सकता, क्योंकि आपने तो पाबंदी लगा दी हमारे ऊपर। तो यहाँ पर जो लॉ ने बात कही ना, अनलेस, अनलेस से वो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद कर बेचना है और उसकी वजह से उसे प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, तो इस सूरत में आपको इजाजत है कि आप अपने डिविडेंड्स बांट सकते हैं अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन में से। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, अलाउड टू प्रोवाइड डिविडेंड फ्रॉम गेन थ्रू इमूवेबल। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा सर, वो एक चीज का ख्याल ये कि अगर बहरिया टाउन कुछ गेन कमा रहा है लेट से 2025 में, उसको टोटल गेन हुआ है ओवरऑल 100 रुपए का, तो बस ये देख लेना कि 2024 में आपको कुछ लॉसेस हुए होंगे, 2023 में कुछ लॉसेस हुए होंगे। तो क्या आपने वो लॉसेस एडजस्ट कर दिए? आप पहले अपने सारे लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, उसको करने के बाद आप देखें क्या आपके पास गेन अभी भी बच रहा है। हाँ, अब जो गेन बच रहा है, अज्यूम कर लेते हैं कि 2024 में आपको कुछ लॉस हुआ था, क्योंकि जाहिर है आपने नया नया बहरिया टाउन बनाना शुरू किया था, तो आपको 20 रुपए का नुकसान हो गया। फिर 2023 में आपको कुछ नुकसान हो गया, लेट से 30 रुपए का। और ये एडजस्ट करने के बाद आपको पता चला कि हाँ यार 2025 में जाकर अब मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है कि मैं पिछले 3 सालों के लॉस को भी रिकवर कर गया हूँ। तो आपने अल्टीमेटली पिछले 3 सालों में कितने कमाए पैसे, अगर मैं बात करूं 50 रुपए, तो लॉ कहता है बस इस 50 रुपए में से डिविडेंड बांट देना, 100 रुपए में से डिविडेंड नहीं बांटना। क्योंकि ये 100 रुपए तो आज का प्रॉफिट है ना, लेकिन तुमने इससे पहले जो डुबोए हैं पैसे उसको भी कंसीडर करो। मैं तुम्हें एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इजाजत दे रहा हूँ डिविडेंड बांटने की, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर इजाजत दे रहा हूँ डिविडेंड बांटने की, तो मैं एक शर्त पे इजाजत दूंगा आपको, अगर तुम पिछले सालों के लॉसेस को एडजस्ट कर चुके हो तो। नो डिविडेंड, दोबारा से पढ़ रहा हूँ इस बात को ताकि अगर ये जुमला में समझ नहीं आया तो दोबारा से समझ में आ जाए। नो डिविडेंड shall be declared or paid by company for any financial year out of profits of the company made from the sale or disposal of an immovable property or assets of capital nature comprised in the undertaking or any of the undertaking of the company, unless the business of the company consists, whether wholly or partly, of selling and purchasing any such property or assets, except after such profits are set off or adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets of capital nature। नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए इसके अंदर। ABC company has accumulated profits of rupees 520 million including net gain on disposal of immovable property of 150 मिलियन। मतलब हमने कमाए हैं 520 मिलियन, लेकिन हमने
डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज है 150 मिलियन। दिस नेट गेन ऑफ 150 मिलियन relates to two disposal, one resulting in a gain of rupees 200 million and the other resulting in a loss of rupees 50 million. The company can use any of rupees 520 million to declare and pay dividends. सर, हमने हमने क्या किया? हमने एक अपने प्रॉफिट्स अर्न किए तकरीबन 520 मिलियन के, हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। हमने उन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देने का इरादा किया। हमने जब डिविडेंड देने का इरादा किया तो हमने 520 मिलियन में से देखा कौन कौन सा, कोई ऐसा तो अमाउंट नहीं आ रहा जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रहा हो। तो मैंने देखा हाँ 150 मिलियन का आ रहा है, तो मैं उस 150 मिलियन को कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरा काम ही लेकिन अगर मेरा काम है कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज में काम कर रहा होता हूँ, मेरा काम है इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचना, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने पुराने सालों के लॉसेस को एडजस्ट कर रहा हूँगा। तो मेरे पास नेट गेन है 150 मिलियन का, जिसमें 200 मिलियन का गेन भी है और 50 मिलियन का लॉस एडजस्ट हुआ हुआ है। तो हाँ, अब आपको इजाजत है कि आप 520 मिलियन के प्रॉफिट में से डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर। हमने ये समझा अभी तक कि डिविडेंड डिक्लेयर कैसे कैसे किया जा रहा होगा। हमने ये समझा कि डिविडेंड आप कहाँ कहाँ से पे कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर। अगर आपको कहा जाए कि आपने डिविडेंड पे करना है, तो आप किस किस फॉर्म में डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं। फॉर्म ऑफ पेमेंट, आप किस तरीके से डिविडेंड को पे कर सकते हैं। एनी डिविडेंड में बी पेड बाय कंपनी आइदर इन कैश और इन काइंड आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। आप कैश में भी दे सकते हैं और आप इन काइंड भी दे सकते हैं। पेमेंट इन काइंड से मुराद क्या है? द पेमेंट ऑफ डिविडेंड in kind shall only be in the form of shares of a listed company held by the distributing company. तो अगर, जो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले, अगर ठट्टा सीमेंट ने अपने पास कुछ शेयर्स रखे हुए हैं एक लिस्टेड कंपनी के विच इज एंग्रो, तो ठट्टा सीमेंट को इजाजत है कि वो एंग्रो के शेयर्स बांट सकती है। ठट्टा सीमेंट अपने शेयर नहीं बांट रही है यहाँ पर, ठट्टा सीमेंट एंग्रो के शेयर्स बांट रही है। उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? डिविडेंड इन काइंड। प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट, पेमेंट से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताई गई हैं। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड by a company must be paid to its registered shareholders or to their order within such period and in such manner as may be specified in this regard. The commission has issued the company's distribution of dividends regulations 2017. सर, आपको ये जो डिक्लेयर डिविडेंड किया, ये आपने पे करना है किन लोगों को? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को। आपने अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड पे करना है। या अगर वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोले कि यार मुझे मत दो, मेरे बदले मेरे भाई को दे दो, तो फिर आप उसके भाई को भी पे कर सकते हैं। कितने टाइम के अंदर? लॉ ने आपको बता दिया है। किस तरीके से? लॉ ने आपको बता दिया है। कहाँ बता दिया है? इस रेगुलेशन के अंदर। एक्सेप्ट when it is allowed, अब वो क्या बताया नीचे वो बात कर रहा है। एक्सेप्ट when it is allowed under the law to withhold the payment of dividend। इस बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में आखिर में बात कर रही है। एक्सेप्ट when it is allowed under the law to withhold the payment of dividend, जहां जहां हमने आपको इजाजत दे दी है कि आप पेमेंट रोक सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, उसके अलावा Chief Executive Officer of every company is responsible to make the payment of cash dividend within period of 10 working days, any day on which banks are open for business from the date of। सर, ये जिम्मेदारी हमने इतने सारे डायरेक्टर्स में से किसी की नहीं लगाई, बल्कि सिर्फ एक बंदे की लगाई, और वो था हमारा कौन? हमारा प्यारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर हमने ये जिम्मेदारी लगाई है कि भाई आपको 10 दिनों के अंदर अंदर कैश डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में पहुंचाना है।
ख्याल रखिएगा ये 10 वर्किंग डेज हैं। एक कंपनी के ऑडिट पर मैं गया, वहां पर क्योंकि मैं लीगल का ऑडिट देख रहा था, तो लीगल के ऑडिट में जाहिर है सारे ये लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो वहां पर एक जूनियर भागा भागा आया, सर देखें 16 जून को एजीएम हो रही है, 16 फरवरी को एजीएम हो रही थी, 16 फरवरी को सर एजीएम हो रही है, और देखें इन्होंने 26 फरवरी तक डिविडेंड नहीं दिया बल्कि 27 फरवरी को डिविडेंड दिया। कह रहा है सर देखें इन्होंने नॉन कंप्लायंस कर दी लॉ की। ऐसा नहीं है, क्योंकि 26 फरवरी को 10 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन 10 वर्किंग डेज पूरे नहीं हुए, सैटरडे संडे को आप काउंट नहीं करें। अब सवाल ये उठा कि ये 10 दिन जो आपने वर्किंग करी, ये 10 दिन की वर्किंग शुरू कैसे होगी, इस 10 दिन की वर्किंग कैसे करनी है। इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड। सर अगर फाइनल डिविडेंड है तो जिस डेट पर वो डिक्लेयर हुआ है, जिस डेट पर वो डिक्लेयर हुआ है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एजीएम। एजीएम क्या होती है ये आगे चलकर आप लोग पढ़ रहे होंगे, आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आगे आपको याद रहे जब हम आगे पढ़ेंगे। एजीएम, सर एजीएम में आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं फाइनल के केस में, फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड के केस में जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उस डेट से लेकर 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने अपने डिविडेंड को पे कर देना। इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। सर अगर आपने कोई बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं करी, अगर आपने कोई बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं करी, तो उस सूरत में क्या करना है, आइए बात करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिविडेंड दो तरह का होता है, इंटरिम भी होता है और फाइनल भी होता है। मैंने आपसे फाइनल पे बात की थी, अब मैं इंटरिम के बारे में बता रहा हूँ। जब इंटरिम डिविडेंड पे करना होता है या इरादा होता है ना इंटरिम का, तो उसके लिए हम मेंबर से पूछते नहीं हैं, हम उनको बता देते हैं। इंटरिम डिविडेंड कौन लोग डिसाइड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होता है। ये डायरेक्टर्स खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही फाइनलाइज करते हैं और कहते हैं कि हम इस दफा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें कोई मेंबर की राय नहीं ली जाती, इसमें सिर्फ बता दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड के केस में कि हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। और आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और फिर पे कर देते हैं। तो अब जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है यहाँ पर और अनाउंस नहीं किया कोई बुक क्लोजर की डेट, आपने कहा कि अभी मैं सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं कोई बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं कर रहा, तो इस सूरत में आपके वो 10 दिन की वर्किंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, जिस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया। अब जरा लॉ मेकर की सोच समझिएगा, अगर आपने डिक्लेयर किया फॉर सपोज, कोई बीच की डेट रखते हैं 11 जनवरी, 11 जनवरी को, और आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा मैं तो बुक क्लोजर की डेट ही अनाउंस नहीं कर रहा अभी, तो मेरे ऊपर तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं की तो आपके पास 10 दिन हैं अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डिविडेंड पहुंचाने के लिए। तो जरा लॉजिकली सोचें, आपने बुक क्लोजर भी 10 दिन से पहले पहले करना है, ताकि आपको पता चले कि किन किन लोगों को डिविडेंड्स देने हैं, और जैसे ही आपके पास वो लिस्ट तैयार होगी तो फिर आप पेमेंट करेंगे उन लोगों को। तो अल्टीमेटली आपके पास बुक क्लोजर के लिए भी सिर्फ 10 दिन बचे हैं, बल्कि 10 दिन से कम बचे हैं। तो 11 जून से 10 दिन का टाइम आपके पास, 11 जैन से 10 दिन का टाइम आपके पास जितना ही बनेगा, आपने उसके अंदर अंदर बुक क्लोजर भी करनी है और बुक क्लोजर के बाद पेमेंट भी करनी है उस 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। और अगर आपने स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड व्हेन बुक क्लोजर डेट इज अनाउंस्ड, अगर आपने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर दी थी पहले ही, डिक्लेयर करने के साथ साथ ही आपने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर दी थी, तो इस सूरत में बस वो जो बुक क्लोजर की डेट है उससे 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग पेमेंट कर देंगे।
तीन सिनेरियोज बने हमारे पास। सर एक, बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर दी, एक बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं करी। अगर बुक क्लोजर की डेट आपने अनाउंस कर दी है तो बस जिस दिन से बुक क्लोजर शुरू हो रहा है उस दिन से लेकर 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने डिविडेंड पे कर देना है। अगर आपने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं करी तो इस केस के अंदर आपने जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस दिन से 10 वर्किंग डेज के अंदर आपने डिविडेंड को पे ऑफ कर देना। और तीसरा सिनेरियो विच इज अबाउट फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के केस में आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पर दो बातें क्यों नहीं की गई, आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि यहाँ पर दो बातें क्यों नहीं की गई, बुक क्लोजर हो रहा है बुक क्लोजर नहीं हो रहा? वो इस वजह से नहीं की गई क्योंकि फाइनल डिविडेंड होता है एजीएम में, और एजीएम के अंदर हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर भी कर रहे होंगे अगर कोई है तो, और वहीं के वहीं बुक क्लोजर भी बता रहे होंगे कि बुक क्लोजर डेट कब से शुरू हो रही है। तभी लॉ ने यहाँ पर दो बातें नहीं की। तो फाइनल डिविडेंड के केस में जिस दिन आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे उसी दिन आप ये भी डिसाइड कर लेंगे कि मुझे बुक क्लोजर कब से शुरू करनी है, इसमें कोई बहस नहीं है। तो जिस दिन आपने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उस दिन से 10 दिनों के अंदर अंदर आपने अपना डिविडेंड पे ऑफ कर देना है। Further, every listed company shall ensure that book closure must be started for the determination of interim dividend entitlement within 15 days of the date on which such dividend is approved by the board। एक और बात यहाँ पर लॉ ने आपको बताई, खास तौर पे कौन सी कंपनीज के लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज के लिए वो एक बात कह रहा है, वो बात ये कह रहा है कि देखो, अगर आप इंटरिम डिविडेंड की तरफ जा रहे हैं ना, अगर आप इंटरिम डिविडेंड की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, और वो ख्याल ये है कि आपने जिस दिन डिक्लेयर किया है ना, आपने उसके 15 दिनों के अंदर अंदर 15 दिनों के अंदर अंदर आपने एक काम करना है, और वो काम क्या है? बुक क्लोजर शुरू कर देनी। ऐसा ना हो कि आप अपने शेयर होल्डर से वादा करके बैठ गए कि भाई दूंगा, कभी ना कभी तो आपको डिविडेंड दूंगा, और पता चला आप उनको डिविडेंड ही नहीं पे कर रहे हैं। तो आपने 15 दिनों के अंदर अंदर डिक्लेरेशन के, क्योंकि देखो यहाँ पर तो हमने डिपेंड किस पे कर दिया? बुक क्लोजर के ऊपर। अब सोचो बुक क्लोजर आपने रख दिया कब का? 1 साल बाद का। 1 साल बाद बुक क्लोजर होगी और उस 1 साल के बाद हम लोग 10 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड पे कर देंगे। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर अंदर आपने बुक क्लोजर करनी है, और बुक क्लोजर करने से 10 दिनों के अंदर अंदर आपने डिविडेंड पे ऑफ कर देना है। अगर ये मीटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि 1 घंटे का टाइमर होता है इसका, तो आप लोग दोबारा इसी लिंक के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक हमें सारी बातें समझ में आई। मैंने क्या क्या बातें की? मैंने आप लोगों से एक बातें की कि सर डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आप डिविडेंड इन कैश भी दे सकते हैं, डिविडेंड इन काइंड भी दे सकते हैं। मैं डिविडेंड इन कैश भी दे सकता हूँ, इन काइंड भी दे सकता हूँ। इन काइंड के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया गया। इन काइंड के बारे में अच्छी खासी मालूमात रेगुलेशंस में मौजूद है, लेकिन आपको नहीं बताई गई, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपसे कहा गया कैश के बारे में। अगर कोई कंपनी कैश डिविडेंड अनाउंस करती है तो इस सूरत में उस कंपनी ने वो कैश डिविडेंड 10 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है? 10 दिनों के अंदर अंदर अपने शेयर होल्डर्स की जेब में पहुंचा देना है। अगर नहीं पहुंचाया तो जिम्मेदार कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव। जिम्मेदार कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव। और फिर सवाल उठा कि सर 10 दिन आपने बता तो दिए, लेकिन ये 10 दिन कब से शुरू होंगे? ये 10 दिन शुरू होंगे अगर फाइनल डिविडेंड है तो डिक्लेरेशन वाली डेट से। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो मैं सवाल करूंगा कि इंटरिम डिविडेंड के केस में, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड में सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद कर रहे होते हैं, हमसे कुछ इजाजत नहीं मांग रहे होते, तो इंटरिम डिविडेंड के केस में मैं सोचूंगा बैठकर कि यार क्या मैंने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर दी या मैंने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस नहीं करी। जरा लॉजिकली सोचना। अगर बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर दी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि वो बुक क्लोजर की डेट 15 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए, और फिर हमने हमने आपको इजाजत दे दी
कि बुक क्लोजर की डेट से 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोग डिविडेंड पे कर सकते हैं। मैं सिनेरियो को एक बार टाइमलाइन पर भी समझा दूं। मैंने डिक्लेयर किया फॉर सपोज 1 जनवरी को, मैंने डिक्लेयर किया डिविडेंड 1 जनवरी को, इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने ये कहा डिक्लेयर करने के बाद कि बुक क्लोजर की डेट अनाउंस होगी, बुक क्लोजर स्टार्ट हो जाएगी। तो बुक क्लोजर आप मैक्सिमम कितने दिनों में कर सकते हैं? विद इन 15 डेज। 15 दिनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 दिनों के अंदर अंदर आपने बुक क्लोजर अनाउंस कर देनी है। और क्योंकि आपने बुक क्लोजर अनाउंस कर दी, अब जरा मेरी बात को समझिएगा, मैं अनाउंस इस दिन करूंगा, लेकिन वो जो तारीख होगी वो 15 जनवरी से पहले पहले की होनी चाहिए। ये मतलब है इस बात का। ये मत समझिएगा कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप अनाउंस करेंगे फिर आपको और इजाजत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो कह रहा है कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर की डेट रखेंगे कोई, लेट से 12 जनवरी या 11 जनवरी, इनमें से कोई भी डेट रख सकते हैं आप फॉर बुक क्लोजर। फिर उसके बाद जिस दिन भी आपने बुक क्लोजर अनाउंस कर दिया, उस दिन से लेकर 10 दिन तक का टाइम है आपके पास। 10 दिन तक का टाइम है आपके पास फॉर पेमेंट। 10 दिनों में आपने पेमेंट कर देनी है। कब से? बुक क्लोजर की डेट से। सर इन केस अगर आपने बुक क्लोजर अनाउंस ही नहीं करी तो क्या करें? इन केस बुक क्लोजर नॉट अनाउंस्ड, अगर आपने बुक क्लोजर अनाउंस नहीं करी तो हम क्या करेंगे? सर इस सूरत में हमने आपको ये बता दिया है कि डिक्लेरेशन वाली डेट, जिस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, उस डेट से आप लोगों ने विद इन 10 डेज डिविडेंड को पे कर देना है। 10 दिनों के अंदर अंदर आपने अपना डिविडेंड पे ऑफ कर देना है। फिर आपको गाइडेंस ये लॉन है कि लिस्टेड कंपनी के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में ये जो बात अभी हमने करी ये एप्लीकेबल है फॉर ओनली लिस्टेड कंपनी। मतलब इसको हर सूरत में अप्लाई मत कीजिएगा। कौन सी वाली? ये 15 दिन वाली। ये 15 दिनों के अंदर अंदर आपने क्या करना है? फॉर लिस्टेड कंपनीज। 3 डेट से हमारे पास, मैं दोबारा याद करवा रहा हूँ, दिन तो 10 ही है। 3 डेट से हमारे पास, नंबर 1, अगर फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड के केस में डिक्लेरेशन वाली डेट। इंटरिम डिविडेंड के केस में आप ये देखोगे बुक क्लोजर अनाउंस हो गई है तो बुक क्लोजर वाली डेट से 10 दिन ले लोगे। अगर बुक क्लोजर अनाउंस नहीं हुई है तो डिक्लेरेशन वाली डेट कंसीडर करेंगे। सर अगर कोई लिस्टेड कंपनी आ जाए तो लिस्टेड कंपनी के केस में 15 दिनों के अंदर अंदर आपने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर देनी है फॉर इंटरिम डिविडेंड। इसके बाद मैनर ऑफ पेमेंट आपको ये बताया गया कि आपने पेमेंट किस तरीके से करनी है। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder। सर लिस्टेड कंपनी के केस में आपने पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उनके बैंक अकाउंट्स में करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप उनको बोले आकर कैश ले जाओ। हाँ, लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई और कंपनी हो तो आपको इजाजत है। आइए देख लेते हैं। अदर देन लिस्टेड कंपनीज, अगर कोई कंपनीज अदर देन लिस्टेड है, a company other than listed company shall obtain
cash dividend distribution mandate at the time of becoming a shareholder of the company, comprising of following three modes from their registered shareholders. सर, अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में हमने आपको एक डॉक्यूमेंट का नाम बताया, उसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेट। ये क्या होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेट? सर, आप अपने शेयर होल्डर से एक फॉर्म फिल करा लेंगे और उसे कहेंगे कि भाई आपको ये डिविडेंड जो चाहिए वो कैश में चाहिए। ठीक है, अब जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो हम आपको बता देंगे। जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होगा, जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होगा तो आप लोग क्या करेंगे? आप या तो, अगर आप अच्छी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे उनके बैंक अकाउंट के अंदर। नॉर्मली कंपनी यही वाला काम करती हैं। प्रैक्टिकली आज तो यही वाला तरीका चलता है। इसके अलावा दो तरीके ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है? डिविडेंड वारंट वाला तरीका है। डिविडेंड वारंट में क्या होता है कि आप एक पर्चे के ऊपर लिखते हैं कि हमने इतने इतने का डिविडेंड अनाउंस किया है, आप हमारी कंपनी के इतने परसेंट के शेयर होल्डर हैं, तो आपके हिस्से में आता है पूरे 50,000 रुपए का डिविडेंड। ये लीजिए वो डिविडेंड वारंट, एक पर्चा हम आपको दे रहे हैं। कंपनी क्या करेगी? कंपनी वो पर्चा उठाकर अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी। कौन सा पर्चा? डिविडेंड वारंट। आप अपना डिविडेंड वारंट उठाकर अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे। और उस डिविडेंड वारंट में क्या लिखा होगा? इस डिविडेंड वारंट में लिखा होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, हमारा नाम आ रहा होगा, लेट्स से मुनीब, उसमें शेयर्स लिखे होंगे, उसमें डिविडेंड लिखा होगा। ये सारी चीजें उसमें टोटल होकर लिखी हुई होंगी और आपको कहा जाएगा कि आप बराए मेहरबानी कंपनी तशरीफ लाएं और लाकर ये पर्चा हमें दिखाइएगा, हम आपको आपके बदले का पैसा देंगे और ये पर्चा अपने पास रख लेंगे और आपके पास आपको पैसे मिल जाएंगे। हमें एक सबूत मिल जाएगा कि आप अपने पैसे कलेक्ट कर चुके हैं। इसीलिए डिविडेंड वारंट का जिक्र किया गया। डिविडेंड वारंट क्या है? अ डॉक्यूमेंट दैट शो दैट अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ डिविडेंड। इट फंक्शंस लाइक अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है सर? एक और चीज है विच इज क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब है कि आप कैश मत भेजें। कैश भेजने की गलती मत कीजिएगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आप कैश हाथ में लिफाफे में रखकर शेयर होल्डर के घर पे भिजवा दें। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई और उसके पैसे ले ले। तीसरा ऑप्शन है आपके पास क्रॉस चेक का। वो क्रॉस चेक का ऑप्शन क्या है? क्रॉस चेक का ऑप्शन ये है कि आप एक अदद चेक बनाएं उस बंदे के नाम का और उस चेक को क्रॉस करें। तो मतलब अब सिर्फ वो बंदा अपने बैंक अकाउंट में उस चेक को जमा करवा सकता है। तो अगर ये चीज आपके पास अवेलेबल है, उसका बैंक अकाउंट नंबर, तो सीधे सीधा अकाउंट में भेज दें। तो ये तीन मोड्स आपको बताए गए, लेकिन प्रैक्टिकली इनमें से यूज आज के दौर में सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर टू डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट वाला यूज हो रहा होता है। The shareholders can change the mandate at any time during the year through a written request containing all requisite details to the company. शेयर के पास ये अख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी का मेथड यूज करवा सकते हैं। कंपनी को कोई शौक नहीं है इतने मुश्किल तरीकों में घुसने का। ये शेयर होल्डर की फरमाइश होती है कि हमें तो इस तरीके से डिविडेंड चाहिए, हमें तो उस तरीके से डिविडेंड चाहिए। मैनर ऑफ पेमेंट, अब ये जो पैसे हैं ये आप किस तरीके से उन तक पहुंचा रहे होंगे? आपने मेथड तो समझ लिया, लेकिन मैनर क्या होगा? किस मैनर में आप पेमेंट कर सकते हैं? अ कंपनी में अपॉइंट अ पेइंग एजेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पेएबल इन कैश। सर, आप ये डिविडेंड खुद से कैश में भिजवा सकते हैं। खुद से मुराद क्या है कि या तो आप खुद से उनके बैंक अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दें एक एक बंदे के अकाउंट में, या फिर आप एक बैंकर को अपॉइंट कर लें, फॉर एग्जांपल यूबीएल, फॉर एग्जांपल एचबीएल, और वो आकर क्या करें, वो आपके बिहाफ पर आपके शेयर होल्डर्स को पैसे ट्रांसफर कर दें। उनको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर? पेइंग एजेंट। पेइंग एजेंट मीन्स अ बैंक और एन एंटिटी इंक्लूडिंग अ शेयर रजिस्ट्रार एंड अ सेंट्रल डिपॉजिटरी अपॉइंटेड बाय अ company and having relevant approval of SPP for making payment of cash dividend directly into the designated bank account of the entitled shareholder। सर, ये वो बंदा है जिसको हम हायर करेंगे ताकि वो हमारे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके। अगर सोचें जरा, खुद यूबीएल बैंक खुद
अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देना चाह रहा है, क्या उसको भी किसी और को अपॉइंट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। The banks may not be required to appoint a paying agent and may self itself assume functions and responsibility of paying agent themselves. अगर बैंक अपना डिविडेंड देना चाह रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो उनको किसी और को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे घर का काम है। तो मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही एज अ पेइंग एजेंट एक्ट करता हूँ और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक मैं आप लोगों के पहले के सवाल के आंसर कर रहा हूँ। बोनस इशू डिविडेंड इन स्पीशी होते हैं? नहीं नहीं, बोनस इशू डिविडेंड इन स्पीशी नहीं होते। डिविडेंड इन स्पीशी का मतलब डिविडेंड इन काइंड ही होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये डिविडेंड इन काइंड को ही हम लोग डिविडेंड इन स्पीशी कह रहे होते हैं। बोनस इशू इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पर हम अपने शेयर इशू कर रहे होते हैं। डिविडेंड इन स्पीशी के अंदर तो हम किसी और के शेयर इशू कर रहे होते हैं, जैसे डिविडेंड इन काइंड। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है, डिविडेंड इन स्पीशी बोलो या डिविडेंड इन काइंड बोलो। डिविडेंड इन स्पीशी एंड डिविडेंड इन काइंड एक ही बात होती है। बोनस इशू इज अ डिफरेंट थिंग। बोनस इशू के अंदर हम लोग अपने शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते। तो हम कहते हैं कि यार आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो ना, हमारे पास किसी और के शेयर्स हैं, तो आप हमारे शेयर्स ले लो। लॉ उसको डिविडेंड नहीं मानता। बोनस शेयर्स ऐसा डिविडेंड नहीं दे सकते। बहुत अच्छा सवाल किया है ये, और मुझे अफसोस है कि बहुत सारे लोग इस जवाब से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं है वाली बात, वो इससे पहले ही ऑफ करके चले गए। बोनस शेयर्स एज अ डिविडेंड नहीं दे सकते या दे सकते हैं? देखें, बोनस शेयर जो है ना, वो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का है और लॉ का भी है। लेकिन लॉ कहता है कि यार मेरी नज़र में बोनस इशू इज नॉट अ डिविडेंड, इज नॉट अ डिविडेंड एज पर लॉ। तभी यहां पर उसने कहा, तभी यहां पर उसने जिक्र नहीं किया कहीं भी बोनस इशू के बारे में फॉर डिविडेंड पर्पस। वरना वो कह सकता था कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स भी एज डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन उसने यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की, तो इसका साफ मतलब है, इम्प्लाइड मतलब है कि लॉ डिविडेंड के केस में बोनस इशू को नहीं मानता। तो आप बोनस शेयर्स दे तो सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकते। आप उसको डिविडेंड नहीं बोलेंगे, आप उसको बोनस इशू बोलेंगे। क्लियर है फरीद? और कोई सवाल? देखें, मैं यही समझा रहा हूँ। आप डिविडेंड उसे कह रहे हो, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इजाजत है, मैं मना नहीं करूंगा। अगर आप उसे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से डिविडेंड बोल रहे हो तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर आप उसे लीगल पर्सपेक्टिव से डिविडेंड बोल रहे हो, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि लॉ में कहीं जिक्र ही नहीं किया उसका। लॉ में कहीं नहीं कहा आपको कि आप बोनस शेयर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। लॉ ने ये जरूर कहा कि आप बोनस शेयर्स दे दें, लेकिन ये नहीं बोला कि एज अ डिविडेंड दे दें।
ना डिविडेंड रेगुलेशंस के अंदर आप लोग कहीं ये बात पढ़ेंगे। अभी तो खैर आपने थोड़ी सी बातें पढ़ी हैं, लेकिन जब पूरा डिविडेंड रेगुलेशन मैंने पढ़ा है तो उसमें भी कहीं उसने बोनस शेयर्स के बारे में बात नहीं की कि आप बोनस शेयर्स बांट दें। तो बोनस इशू करना नॉन कंप्लायंस नहीं है, इजाजत है, आपको कर सकते हो, लेकिन उसको आप डिविडेंड नहीं बोल सकते। डिविडेंड के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक डिविडेंड इन कैश है और एक डिविडेंड इन काइंड है, जिसको आप लोग डिविडेंड इन स्पीशी भी बोल रहे होते हैं, स्पीशी डिविडेंड। बोनस शेयर्स कहकर लॉ से बचकर एज डिविडेंड दे सकते हैं, क्या मतलब है इस बात का? मैं समझा नहीं आपका जो आपने आखिरी बात कही। बोनस शेयर्स कहकर लॉ से बचकर, देखो समझो इस बात को, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं डिविडेंड की। सर मतलब एंटिटी ये कहे कि हम बोनस इशू कर रहे हैं मगर उनकी नियत डिविडेंड की हो। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो बोनस इशू कर सकते हैं, उनकी नियत भले कुछ भी हो, लेकिन फिर उसके ऊपर ही डिविडेंड रेगुलेशंस वगैरह अप्लाई नहीं होंगी। ना उसके अंदर कोई 10 दिन वाली चीज, ना ये वाली चीज, उसमें अलग चीजें अप्लाई होंगी। तो बोनस इशू के बारे में वो सारी बातें उसने अलग जगह पर की गई। सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर वो डील कर रहा होता है इस बारे में कि बोनस इशू कर रहे हो या राइट इशू कर रहे हो तो कैसे करना है। तो डिविडेंड सिर्फ दो तरह का होता है, एक होता है कैश और एक इन काइंड, जिसको आप लोग स्पीशी डिविडेंड भी कह रहे होते हो। अगर आप कहो कि यार मैं डिविडेंड नहीं देना चाहता बल्कि मैं बोनस इशू करना चाहता हूँ, तो ये अलग चीज है। अब बैक पे आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो, लॉ को उससे गर्ज नहीं। लॉ ये कह रहा है बोनस इशू डिविडेंड नहीं है, बोनस इशू के लिए मैंने अलग से सारी बातें की हुई। क्लियर है? और बोनस इशू को गालिबन डील करता है सिक्योरिटीज एक्ट 2015। और इसके साथ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, ये वाले रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं अगर आप बोनस इशू करने जा रहे हैं तो। नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है अभी फिलहाल। शेयर्स इन स्पीशी एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। हाँ, शेयर्स इन स्पीशी एज अ डिविडेंड तो आप दे रहे हो ना, इसी को तो कहा मैंने यहाँ पर, यही तो है इन काइंड। इन काइंड को ही हम लोग स्पीशी डिविडेंड कह रहे होते हैं। परफेक्ट। बस ज्यादा बातें इसमें याद करने वाली नहीं है। दिन हमें याद, दिनों में होता है मसला सारा। तो दिन आपके पास लिमिटेड है। क्या है लिमिटेड दिन? सर मैं एक बार दिन रिपीट कर रहा हूँ सर, 10 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड देना है, बात सिंपल सी है। लेकिन 15 दिनों का जिक्र भी हुआ है यहाँ पर, वो है लिस्टेड कंपनी के केस में। अगर आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो डिक्लेयर करने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपने बुक क्लोजर की डेट अनाउंस कर देनी है। और फिर बाकी सारी बातें वही पुरानी वाली, 10 दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर देनी है। क्लियर है यहाँ तक? एक और जगह पर बात हुई है दिनों के बारे में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी। अभी फर्दर इस चैप्टर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।